Hello students, welcome to the class of BA Part 2 Paper 1 Unit 5। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे मीन यानी माध्य। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप सभी विद्यार्थी अब इस बात से भली भांति परिचित हो गए हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों में हम तथ्यों के विश्लेषण के लिए गुणात्मक विश्लेषण के साथ साथ संख्यात्मक या परिमाणात्मक विश्लेषण भी करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम अनेक प्रकार की सांख्यिकीय प्रविधियों का टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से हम अपने एनालिसिस को, अपने विश्लेषण को अधिक परिशुद्ध बनाते हैं, अधिक वैज्ञानिक बनाते हैं, अधिक परीक्षणीय बनाते हैं और इस प्रकार अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। In almost all scientific social researches, for the purpose of analysis of data, statistical analysis of data is done. तो सभी सामाजिक अनुसंधानों में आजकल तथ्यों के विश्लेषण के लिए हम सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। The most basic statistical technique is measure of central tendency. तो जो सबसे आधारभूत सांख्यिकीय प्रविधि हम प्रयोग में लाते हैं वह कहलाती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। Central tendency, as the name itself implies, refers to the central value of any distribution or group of data. तो केंद्रीय प्रवृत्ति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण या समूहों तथ्यों के समूह की वह केंद्रीय स्थिति होती है, केंद्रीय मान होता है या केंद्रीय मूल्य होता है जो पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। Thus, if we wish to say something about a group of data with the help of one number or quantity, we calculate the central tendency. तो अगर हमें किसी समूह के बारे में एक संख्या में कोई बात कहनी हो, एक नंबर के माध्यम से, एक संख्या के माध्यम से कोई बात कहनी हो, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करते हैं। जिससे मान लीजिए कि हमें किसी ग्रुप के बारे में यह बताना है कि उस ग्रुप के मेंबर्स की आयु कितनी है, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना कर सकते हैं। या हमें देखना है कि मैथमेटिक्स के टेस्ट में उस ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना कर सकते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति किसी भी गुण या किसी भी विशेषता या किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी क्वालिटी को बताती है किसी ग्रुप की, जिसे हम एक संख्या के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इज द नंबर और क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप। तो एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संख्या होती है उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। It is that central number or item in the group around which all other items are distributed. तो केंद्रीय प्रवृत्ति किसी भी समूह का वह केंद्रीय मान होता है जिसके आसपास बाकी सभी इकाइयों के मान वितरित होते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि उस ग्रुप की आयु 30 साल है, तो इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति 30 साल यदि है, तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आयु 30 के आसपास है। The value of some items are lesser and some items are greater than the central tendency. तो जब हम कहते हैं कि किसी ग्रुप की जो सेंट्रल टेंडेंसी है आयु के संदर्भ में वो 30 है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग 30 से थोड़ा कम हैं और कुछ लोग 30 से थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, पर लगभग 30 के आसपास सभी का एज ग्रुप है या आयु है। Thus, central tendency is the representative value of the group. तो इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति उस समूह का
केंद्रीय माप है, यह प्रतिनिधि संख्या है. For any variable that is expressed in quantitative terms such as age, IQ score on a test and so on, central tendency can be calculated. तो कोई भी चर जिसको कि हम संख्या में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि, IQ, उम्र, आयु, या टेस्ट परफॉर्मेंस, टेस्ट स्कोर, किसी भी परीक्षण पर, किसी भी टेस्ट पर जो प्राप्तांक हैं, जो अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं और इस प्रकार उनके लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कर सकते हैं. There are three measures of central tendency, namely mean, mode and median. तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है किसी भी समूह के लिए, उसको 3 तरीकों से हम उसका मापन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके 3 माप होते हैं: मीन, मोड और मीडियन, माध्य, बहुलांक और मध्यांक. ये तीनों ही समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को बतलाते हैं. तो हम आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है. मीन इज एक्चुअली द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेटा और आइटम्स अंडर कंसिडरेशन. तो माध्य वास्तव में किसी भी समूह का गणितीय औसत होता है. गणितीय औसत से आप सभी विद्यार्थी परिचित हैं. आप अपने प्राइमरी या मिडिल स्कूल से औसत निकालना सीखते आए हैं. तो गणितीय औसत जो होता है किसी भी समूह का, वही वास्तव में उस समूह का माध्य होता है. It is calculated by adding the values of each item in the group and dividing the sum by the total number of items. तो आप सभी जानते हैं औसत की गणना कैसे की जाती है. मान लीजिए कि हमारे पास 5 इकाइयों का एक समूह है जिनकी आयु 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और 50 साल है. तो अगर इसका हमें औसत निकालना होगा तो हम सभी की आयु को जोड़ लेंगे, अर्थात 10 + 20 + 30 + 40 + 50 करेंगे. ये जो टोटल होगा वो आएगा 150, 150. तो इस 150 को हम, चूँकि 5 लोगों की आयु है, तो 5 से हम इसको विभाजित कर देंगे. तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो है 30. तो 30 हमारा गणितीय औसत होगा और 30 ही समूह का माध्य कहलाएगा. तो मीन कैन बी कैलकुलेटेड बोथ फॉर इंडिविजुअल डेटा एंड ग्रुप डेटा. तो अभी जो हमने देखा वो अलग अलग व्यक्तियों की, 5 लोगों की आयु देखी. तो यह तो एकल डेटा है, एकल तथ्य है. कई बार हमारे पास समूह में डेटा होता है, हज़ारों की संख्या में हमारे पास लोगों का डेटा होता है. ग्रुप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 ये आयु है और 10 साल के 50 लोग हैं, 20 साल के 10 लोग हैं, 30 साल के 30 लोग हैं. इस तरह हमारे पास डेटा होता है. तो डेटा समूह में भी हो सकता है और डेटा एकल भी हो सकता है. दोनों ही केसेस में हम माध्य की गणना कर सकते हैं. There are different methods for the calculation of mean for individual data and group data. तो हालांकि मीन की गणना दोनों ही स्थितियों में की जा सकती है, लेकिन जो सूत्र होता है, तरीका होता है, मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, वो दोनों ही तरह के डेटा के लिए अलग अलग होता है. तो इंडिविजुअल डेटा में, एकल तथ्यों में और सामूहिक तथ्यों में हम माध्य की गणना किस प्रकार करते हैं, इसको भी हम विस्तार से आगे के वीडियोस में समझेंगे. Mean is the most appropriate measure of central tendency when the group is homogeneous, that is the values are more or less similar. तो अब हम ये जानेंगे कि चूँकि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 अलग अलग माप हैं, मीन, मोड और मीडियन, माध्य, मध्यांक और बहुलांक. तो अब हम ये देखेंगे कि मीन यानी माध्य कब सबसे उपयोगी होता है, यानी वह कब केंद्रीय प्रवृत्ति का सही माप होता है. वो कौन सी दशाएं हैं, वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें मीन यानी माध्य किसी भी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का सही माप होता है, अप्रोप्रिएट माप होता है. Mean is the most appropriate measure of central tendency when the group is homogeneous, that is the values are more or less similar.
तो जब ग्रुप समरूप होता है, समूह समरूप होता है, अर्थात इकाइयों की जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सब लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो उस स्थिति में मीन जो होता है वो बहुत ही सही माप होता है। हम जब माध्य की गणना करते हैं तो वो बहुत उचित, वो सही मेजर होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का। Also, when the distribution is normal, that is, the extreme values are less and the middle values are more. इसके अलावा जब कोई भी वितरण बहुत सामान्य वितरण होता है, तब भी जो मीन होता है, माध्य होता है, वो बहुत सही माप होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का। अब आप विद्यार्थियों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि सामान्य वितरण किसे कहते हैं। सामान्य वितरण वह वितरण होता है जिसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, चाहे अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू, ये दोनों में की जो आवृत्ति है वह कम होती है, और जो अधिकांश इकाइयाँ होती हैं वह बीच की स्थिति में होती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी समूह का आईक्यू नापना चाहते हैं, आईक्यू के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी की गणना करना चाहते हैं, तो उस समूह में बहुत कमज़ोर या बहुत कम बुद्धि वाले लोग बहुत कम होंगे और अतिशय बुद्धिमान व्यक्ति भी कम होंगे। अधिकांश जो होता है सामान्यतया सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, न बहुत कमज़ोर और न ही बहुत होशियार। तो इस तरह जो एक्सट्रीम है वैल्यूज़, यानी एकदम कमज़ोर व्यक्ति और एकदम बुद्धिमान व्यक्ति, ये कम होते हैं। अधिकांश जो लोग होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, बीच की स्थिति में ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको एक ग्राफ में शो करें तो ग्राफ बीच में ऊंचा होगा और एक्सट्रीम्स पे नीचे होगा। तो एक बेल के शेप में या एक हिल या माउंटेन के शेप में हमारे पास डेटा आएगा। हिल के शेप में डेटा आएगा, बेल के शेप में डेटा आएगा, बीच में से ऊंचा होगा और साइड्स में से नीचा होगा। इसे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सामान्य वितरण कहते हैं। और ऐसा जब वितरण होता है जहाँ बीच के जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम संख्या कम होती है, वहाँ पर भी मीन जो होता है, माध्य जो होता है, वो बहुत ही सही मेजर होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का। However, if the distribution is highly skewed, that is, some values are very different from the rest of the values, then in that case, mean does not correctly represent the central tendency and should therefore not be calculated. लेकिन अगर वितरण सामान्य नहीं है, कुछ इकाइयाँ, बहुत कम इकाइयाँ शेष इकाइयों से बहुत ही ज़्यादा अलग हों, बहुत ज़्यादा भिन्न हों, तब अगर हम मीन की गणना करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है वो सही नहीं आए, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति उस समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम 5 लोगों की आय का कोई विवरण चाहते हैं कि उस समूह की आय कितनी है लगभग, और 5 में से 4 लोगों की आय तो लगभग 40 से 50 हज़ार है और एक व्यक्ति की आय 10 लाख है। तो अगर हम अब मीन की गणना करेंगे तो मीन 40-50 हज़ार से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक वैल्यू 10 लाख है, तो उससे वो जो हमारी मीन वैल्यू है बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जो हमारा मीन है वो वैल्यू करीब 4-5 लाख के आसपास आ सकती है। तो अगर हम यह कहें कि इस समूह की जो मीन वैल्यू है वो 4-5 लाख है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोगों की तो 40-50 हज़ार ही है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम यह ध्यान दें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो उस स्थिति में मीन की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीन जो है वह हमारे जो वितरण है उसका सही केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं बताएगा ऐसी स्थिति में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने यह देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, हमने यह देखा कि मीन क्या है, माध्य क्या है, और हमने यह देखा कि किन दशाओं में
माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सही माप होता है और किन दशाओं में माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सही माप नहीं होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।